जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू टूर्नामेंट क्लासेस। मैं अर्जुन खरे आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल टूर्नामेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर सभी लोग क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी के सामने कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी बताएंगे। इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ही नॉर्मल सा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग लाइक कर देंगे। देखिए लाइक करना क्या काफी लोग भूल जाते हैं वीडियो में लाइक करना। सभी लोग लाइक कर देंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल इसका उत्तर जो लोग भी बता रहे हैं सर संगम मंच, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल 100% सटीक जवाब है। संगम मंच। चौहान जी बिल्कुल, अश्वनी जी बिल्कुल, सभी लोग यहाँ पे संगम अहिरवार जी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। तो कब हुई थी भैया मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है आप सभी के सामने। बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पे देखिए सभी के उत्तर आने लगे हैं। बिल्कुल बहुत शानदार उत्तर कर रहे हैं भैया। 712 ईस्वी में। तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी। तो भैया 712 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया भारत पर महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किए। कब किए थे भैया 1001 से लेके 1087 ईस्वी में। उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा। तो उसने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था फ्रेंड बताएंगे इसका उत्तर। चलिए यहाँ पे देखिए सभी लोग बता रहे हैं। यहाँ पे चलो गोस्वामी जी, लोवंशी जी, महोबिया जी, चौहान साहब सभी लोग यहाँ पे बता रहे हैं भैया 1027। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, चलिए बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल 100% सटीक उत्तर है। ठीक है, 1025 बिल्कुल 1025 इसका 100% सटीक उत्तर है। तो कब लूटा था भैया सोमनाथ मंदिर को 1025 में लूटा था। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। तो भैया कौन बताइए जो कौन आया था मोहम्मद गजनबी के साथ भारत। चलिए बिल्कुल देखिए सभी लोग यहाँ पे शिवानी जी, कमलेश जी बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। आप लोग कौन आया था भैया अल-बेरुनी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल 100% सटीक उत्तर है। अल-बेरुनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 712 ईस्वी में अरबों की सिंध विजय का नेतृत्व किसने किया था। तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया। तो 712 ईस्वी में ठीक है अरबों की सिंध विजय का नेतृत्व किसने किया था। चलिए यहाँ पे सभी लोग बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया उत्तर कर रहे हैं आप सभी लोग। जो लोग भी कह रहे हैं सर मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल 100% सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 एकता प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। तो एकता प्रणाली किसने प्रारंभ की थी देख लेते हैं कौन कौन इसका उत्तर कर पाता है। रजिया ने की थी, बलबन ने की थी, इल्तुतमिश ने की थी या फिरोज ने की थी। चलिए बहुत ही शानदार उत्तर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे गोस्वामी जी, कमलेश जी, ठीक है, आशीष जी सभी लोग यहाँ पे धमाकेदार, शिवानी जी बिल्कुल सभी लोग उत्तर करने लगे हैं। जो लोग भी कह रहे हैं सर इल्तुतमिश बिल्कुल सही जवाब है भैया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ेंगे कि जो कुतुब मीनार का निर्माण था वो किसके द्वारा पूरा किया गया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, गलती नहीं करेंगे। अधिकतर स्टूडेंट इसमें गलती कर जाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सभी लोग उत्तर बताने लगे हैं। चलिए बहुत ही शानदार। जो लोग भी यहाँ पे कह रहे हैं भैया इल्तुतमिश, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल 100% सटीक उत्तर है। क्या कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। अगर ये बोलते तो भैया कौन होता कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने करवाया था निर्माण। शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी पर पूरा तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो क्वेश्चन हमसे पूछा था पूरा किसने करवाया, तो उसका आंसर होगा भैया हमारा, ठीक है, इल्तुतमिश। अगर पूछे स्टार्टिंग किसने करवाई थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और पूरा किसने करवाया तो भैया इल्तुतमिश ने करवाया।
आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका थी, तो बताएंगे दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका कौन थी। नॉर्मल से प्रश्न है आप सभी के सामने, देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर कर पाता है। बिल्कुल यहाँ पे देखिए सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं भैया। जो लोग भी कह रहे हैं सर रजिया सुल्तान, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, सभी लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही अति महत्वपूर्ण उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान है दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया था, तो बताइए कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया था। बिल्कुल यहाँ पे देखिए, ठीक है, कौन आया था फ्रेंड, यहाँ पे इब्ने बतूता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल 100% सटीक उत्तर हो जाएगा भैया। कौन आया था, अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता भारत आया था। चलिए यहाँ पे सभी लोग बिल्कुल, शिवानी जी, चौहान साहब, महबूबिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 10, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की तथा इसका नाम, बताइए उसने दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से उसने क्या करी थी, देवगिरी कर दी थी। बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो लोग भी कह रहे हैं भैया, ठीक है, दौलताबाद, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है भैया, दौलताबाद। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरती है, तो कौन से राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। चलिए बिल्कुल देखिए सभी के उत्तर आने लगे हैं, तो इसी बात पे सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। लाइक करने से हमें ये पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स हमारी क्लास को देखते हैं और कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं, ठीक है। अगर देख रहे हैं आप रेगुलरली तो आपको पसंद आ रही तभी तो देख रहे हैं, नहीं तो किसी को भी टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है कि भैया हम जाके टाइम वेस्ट करें। पसंद आ रही है तो ही देख रहे हैं, तो लाइक करना भूल जाएंगे आप लोग एंड तक, इसलिए अभी लाइक करके ये बता दीजिए हमें मोटिवेट करने के लिए, सर हम आपकी क्लासेस देखते हैं, हमें पसंद आ रही है जो लोग आप लोग क्लासेस लाते हैं, ठीक है। लाइक करने में हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा है। चलिए बिल्कुल देखिए जो लोग भी मिजोरम कह रहे हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मिजोरम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, बताएंगे। इसका सिंपल सा उत्तर है, कुछ नहीं ज्यादा, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर कर पाता है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे देखिए जो लोग भी कह रहे हैं भैया बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, गुरु शिखर। भैया ये अरावली पर्वत जो श्रृंखला है वो सबसे पुरानी श्रृंखला है, ये बात को आपको ध्यान रखेंगे। ये कहां पर है ये मुझे आप लोग बताएंगे, ये कहां पर है ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला कौन से राज्य में है। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय मतलब स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है, बताएंगे। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यू का यू ही पूरा का पूरा ऑप्शन सही आ जाता है। देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर कर पाता है। चलिए यहाँ पे देखिए सभी लोग यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब देने लगे हैं, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना सही जवाब, सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक उत्तर है भैया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 82.5 पूर्व देशांतर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, शिवकला, ठीक है, शिवकिला दर्रा किस राज्य में है, तो बताइए कौन से राज्य में है शिवकिला दर्रा। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ पे शिवकिला दर्रा कौन से राज्य में है, तो देखिए सभी स्टूडेंट यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से। चले जो लोग भी कह रहे हैं भैया यहाँ पे बिल्कुल हिमाचल प्रदेश, देखिए अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है तो बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मन्नार की खाड़ी भारत को किस पड़ोसी देश से पृथक करती है, तो कौन से पड़ोसी देश से पृथक करती है, बताइए, मतलब अलग करती है। क्वेश्चन पूछा और ये कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो कौन से देश को करती है, तो भैया श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल 100% सटीक उत्तर है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, तो कौन सा पठार है जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है, तो यहाँ पे सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, लद्दाख का पठार, बिल्कुल सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो लद्दाख का पठार। ठीक है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए राम केवल चौहान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भैया जो रात की 12 बजे वाली क्लास हो रही है उसमें हर एक टॉपिक से 1 नंबर पक्का आता ही आता है, तो नोट्स भी बनते जाएंगे, 1 नंबर पक्का भी होते जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एग्जाम की सफलता की चाबी पे आपको चैट सेक्शन पे लिंक दिखाई दे रही है, आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और रात की 12 बजे वाली क्लास अटेंड करना नहीं भूलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है और इसका उत्तर आप सभी को पता है कि भैया नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि नर्मदा नदी तो भैया, ठीक है, नर्मदा नदी तो आपकी क्या होती है भैया, ध्यान रखेंगे आपकी ये साइड, ये आपका मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के ये मध्य प्रदेश इधर साइड बहती है नर्मदा नदी, ये अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, तो भैया बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो कौन नहीं गिरती है, तो नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18, सियाचिन ग्लेशियर भारत में कहाँ है, तो बताइए सियाचिन ग्लेशियर भारत में कहाँ है। चलिए बिल्कुल देखिए, अश्वनी जी कह रही है कि सर सोने से पहले डोज मिल जाता है, बिल्कुल डोज मिल जाता है रात की 12 बजे एग्जाम की सफलता की चाबी पर, तो इसलिए भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है, लद्दाख में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तूफान अधिक आते हैं, तो बताइए तूफान अधिक आते हैं तो कहां पर सबसे ज्यादा तूफान आए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हॉलीवुड की मूवियों में, जो हॉलीवुड की मूवियां होती है उसमें आपने देखा होगा कि बताते हैं जो आपके तूफान में आते हैं वो कहां से आते हैं, अधिकतर आप लोगों ने नाम सुने होंगे। चलिए बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। चलिए ठीक है, चलिए बिल्कुल यहाँ पे देखिए जो लोग भी कह रहे बंगाल की खाड़ी में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, तूफान अधिक आते हैं बंगाल की खाड़ी में। ज्यादातर आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे ही ध्यान देना है, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर ज्यादा पूछता है, केवल करंट अफेयर के क्वेश्चन ही आपके नए आएंगे, बाकी अगर आपके कुछ क्वेश्चन नए आएंगे तो मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन कोई नया आ जाएगा, ज्यादातर आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही मिलेंगे। अब प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब ये नहीं कि केवल एमपी पुलिस और एमपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लो, व्यापम के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो व्यापम का। ठीक है, बुक्स मिलती है मार्केट में, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भैया, सुनामी ने भारत के मानचित्र में सबसे दक्षिणी छोर को बहा दिया, वह दक्षिणी छोर क्या है। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा उसने, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछ सकता था दक्षिणी छोर के भारत को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, क्या कहा जाता है। चलिए यहाँ पे सभी लोग कह रहे, बिल्कुल देखिए सही जवाब देते हुए भी है यहाँ पे जो लोग भी कह रहे सर इंदिरा पॉइंट, देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ देखिए ये आपका भारत, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल, ठीक है, उधर से आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ, मतलब ये आपका उत्तर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं उत्तर का ऊ, ठीक है, और ये आपका दक्षिण का दा। ठीक है, अब देखिए अब इंदिरा दोनों में आता है, आप सभी को पता है इंदिरा दोनों में आता है। अब यहाँ पे देखिए कॉल, यहाँ पे ऊपर साइड है जो ऊपर का पॉइंट और ये आपका पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, दक्षिण कॉल। अब आपके पास फोन आता है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपके पास कॉल आता है तो क्या करते हैं आप लोग, उठा के ऊपर के साइड कान पे लगाते हैं, तो आपके पास आपका ये शरीर है मान लिया, तो आपका कॉल आया तो आपने कान पे लगाया, वो कान होता है ऊपर और ऊपर साइड होता है नॉर्थ, तो भैया कॉल आया तो हमने कान पे लगाया, तो ये बन गई आपकी ट्रिक। ठीक है, और पॉइंट होता है नीचे। ठीक है, बिल्कुल समझ जाएंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 21वां, नागपुर के लिए प्रसिद्ध है, तो नागपुर काय के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाता है। ठीक है, चलिए बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे देखिए सभी के उत्तर आने लगे हैं। चलिए बिल्कुल जो लोग भी यहाँ पे कह रहे हैं भैया संतरे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, इसलिए नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है, ये बात को ध्यान रखेंगे, ऑरेंज सिटी नागपुर को कहा जाता है। ठीक है, चले पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो पिंक सिटी कहा जाता है भैया जयपुर को। ठीक है, गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है, तो गोल्डन सिटी कहा जाता है जैसलमेर को।
ठीक है, ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? तो ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को। ऐसे आपको पता होना चाहिए। डायमंड सिटी, डायमंड सिटी आप सभी को पता होगा किसको कहते हैं? सूरत को। ऐसे आपको बहुत सारी सिटियां होती है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से। चलिए यहाँ पे देखिए सभी लोग बता रहे हैं, बिल्कुल देखिए कार्तिक जी, शिवानी जी, रोहित जी, कमलेश जी, सभी लोग सही उत्तर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की? तो केसरी की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा? केसरी की स्थापना किसने की थी? चलिए बहुत ही बढ़िया उत्तर यहाँ पे देखिए सभी लोग दे रहे हैं, बिल्कुल। तो किसने की थी भैया? बहुत ही शानदार उत्तर दे रहे हैं आप सभी लोग यहाँ पे। ठीक है, केसरी की किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इसका 100 सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 23, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? तो बताइए जब कांग्रेस का गठन हुआ तब गवर्नर कौन था? कौन था भैया गवर्नर? बिल्कुल यहाँ पे देखिए जो लोग भी कह रहे हैं भैया डफरिन, लॉर्ड डफरिन, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे लॉर्ड डफरिन था। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूं कि भैया वो डफर व्यक्ति था जिसने कांग्रेस की स्थापना होने दी। अगर ये डफर हो, कांग्रेस की स्थापना ही नहीं होने देता तो अंग्रेजों ने इसको डफर क्यों बोला? मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि अंग्रेजों ने इसको डफर बोला। क्यों बोला कि डफर तूने उनकी कांग्रेस की स्थापना ही क्यों नहीं दी? अगर कांग्रेस की स्थापना ही नहीं होती तो ये लोग आंदोलन ही नहीं करते। ठीक है, इनका एक संगठन ही नहीं बनता। बिल्कुल इस तरीके से आप लोग उसकी ध्यान रख सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर कौन था? तो डफरिन था। चलिए देखिए, बिल्कुल देखिए यहाँ पे सभी लोग, नीतू जी, कमलेश जी, सभी लोग यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है भैया, क्वेश्चन नंबर 24, सन देश में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? पहले तो ये क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, किसने की रामकृष्ण मिशन की स्थापना? यहाँ पर सभी लोग बताएंगे किसने की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। ठीक है, तो कब की थी फ्रेंड यहाँ पे? तो भैया बिल्कुल 1897 में की थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब पे। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे हम लोग 12 जनवरी को भैया, ठीक है, क्या बनाते हैं? नेशनल यूथ डे बनाते हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन भैया 25वां क्वेश्चन आपका, गोलकुंडा किले का निर्माण देश शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया। देखिए क्वेश्चन में ही आपको बहुत सारे उत्तर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता चला कि गोलकुंडा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो भैया काकतीय शासकों ने करवाया था। हमें ये चीज पता लग गई कि काकतीय शासकों ने करवाया था गोलकुंडा किले का निर्माण। कब करवाया था? तो भैया 13वीं सदी में करवाया था। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, 13वीं सदी में करवाया था भैया गोलकुंडा किले का निर्माण। अब ये कहां पर है गोलकुंडा किला? तो भैया तेलंगाना में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, तेलंगाना राज्य में। कहां पर? हैदराबाद में। ठीक है, चलिए देखिए, बिल्कुल देखिए शिवानी जी, कार्तिक जी, कमलेश जी, देखिए सभी के उत्तर आने लगे। राम केवल जी, बिल्कुल देखिए सभी के आने लगे। तो गोलकुंडा किला है कहां पर? है तेलंगाना राज्य में, हैदराबाद में। किस शासकों ने करवाया था? काकतीय शासकों ने। कब करवाया था? 13वीं शताब्दी में। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 26, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष पर कब्जा कर लिया था? तो गोवा पर कब्जा कब किया गया था? बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा फ्रेंड? गोवा पे शासक, चलिए यहाँ पे सभी लोग बता दिए बिल्कुल। चलिए शिवानी जी, कार्तिक जी, चलिए जो लोग भी कह रहे हैं भैया 1510, बिल्कुल सही जवाब पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 1510। तो गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष पे कब्जा किया था भैया? 1510 पे। अब देखिए गोवा राज्य एक ऐसा राज्य जो कि आजादी के बाद भी 1947 में भारत देश को आजादी मिल गई थी, पर गोवा को आजादी कब मिली थी? 1961 में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा को आजादी कब मिली थी? तो 1961 में मिली थी पुर्तगालियों से आजादी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अश्विनी जी, आर के वर्मा जी, रोहित जी, बिल्कुल सभी लोग सही उत्तर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, रैयतवाड़ी व्यवस्था देश वर्ष में शुरू की गई थी।
तो बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, कौन से वर्ष में शुरू की गई थी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी 1820, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका 100% सटीक उत्तर है। चलिए बिल्कुल देखिए यहाँ पे सभी लोग उत्तर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया संगीता जी, ठीक है 1820 होगा यहाँ पे, ठीक है 1765 नहीं होगा, काफी लोग 1765 के रहे हैं, नहीं 1820 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 वर्ष में लागू की गई, शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन 28वां रॉयलेट एक्ट, रॉयलेट एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वाला, किस वर्ष में पारित किया गया था फ्रेंड्स, तो 1919 पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। देखिए बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया 90% स्टूडेंट इसको गलत करते हैं। 90% स्टूडेंट में दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% स्टूडेंट्स को गलत करेंगे। तो देखते हैं, क्योंकि भैया हमने एक बहुत ही गलत चीज पढ़ रखी है इसमें, देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर कर पाता है। बिल्कुल बकायदा लिख के बताएंगे 29 का ए, 29 का बी या फिर पूरा का पूरा ऑप्शन, ठीक है, जैसा भी आपके समझ में आए, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट इसका क्या होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन क्या उत्तर कर रहा है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बात है, यहाँ पे देखिए राम केवल चौहान जी, जितने भी लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब, जितने भी लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है भैया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ध्यान रखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। देखिए आदेश पूछ रहा है, आदेश, आदेश किसने दिया था भैया, रेजिनॉल्ड डायर ने दिया था, कर्नल रेजिनॉल्ड डायर ने। कुछ लोगों को लगता है कि माइकल ओ डायर ने दिया था, नहीं, रेजिनॉल्ड डायर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% सटीक उत्तर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, भैया जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था। बताइए जनरल ओ डायर को लंदन में किसने मारा था, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, देखते कितने लोगों को इसका उत्तर पता है, ठीक है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे जो लोग भी कह रहे हैं सर उधम सिंह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भैया, उधम सिंह ने मारा था लंदन में जनरल ओ डायर को। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए जलियांवाला हत्याकांड, अच्छा बताइए मध्य प्रदेश में जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है, एक घटना हुई थी जिसे जलियांवाला हत्याकांड से रिलेट किया गया था, वो कौन सी नरसंहार था, वो कौन सा नरसंहार था, तो मैं आप सभी को बता दूं चरण पादुका नरसंहार, ठीक है, चरण पादुका नरसंहार, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग नरसंहार कहा जाता है, ठीक है, चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला नरसंहार कहा जाता है। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 31वां 1949 में भारत का हिस्सा बना था, तो कौन बना था 1949 में भारत का हिस्सा, देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर बता पाता है। चलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे सभी लोग। चलिए बिल्कुल देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, काफी सारे चेहरे हमारे पास नए दिख रहे हैं यहाँ पे, तो जो लोग भी चेहरे नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना, कोई भी वीडियो एंड होने से पहले सभी लोग लाइक कर लेंगे अगर पसंद आ रहा है तो। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा इसका बिल्कुल 100% सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बालश्रम, ठीक है, बालक आश्रम के रोकथाम से संबंधित है, तो कौन सा है भैया, कौन सा अनुच्छेद है, देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर कर पाता है आप लोगों में से। जानने की बात यही है कि अनुच्छेद बताएंगे इसका। चलिए नीतू सिंह जी, कमलेश जी, शिवानी जी, बिल्कुल यहाँ पे देखिए सभी लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 28 बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया भैया 33 नंबर का, भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम लागू किया गया था, तो राइट टू एजुकेशन कब आया था भारत में, कब लागू किया गया था, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। चलिए ये देखिए
कमलेश जी, शिवानी जी, अहिरवार जी, सभी स्टूडेंट्स हमारे पास एक से बढ़ के एक स्टूडेंट से भैया धमाकेदार तरीके से आंसर कर रहे हैं। मतलब इतने रट लिए हमने क्वेश्चन, मतलब यही चाहिए, पूरे प्रीवियस ईयर पेपर आपको याद होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं आप लोगों का, ठीक है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे देखिए 2009 कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इसका, बिल्कुल 2009 बिल्कुल 100% सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो बताइए जो पार्ट 4 है वो किससे संबंधित है? देखते हैं कौन इसका उत्तर कर पाता है। पार्ट 4 किससे संबंधित है? सभी को पता है, मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी आप लोगों को, ठीक है। पार्ट 4 किससे संबंधित है? तो भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे इंग्लिश में डीपीएसपी कहते हैं। मैंने बताया था चौथा अध्याय, इसमें भी 4 वर्ड है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी बाकायदा, ठीक है, ये ट्रिक थी हमारी। तो 1 2 3 4, तो ये बन गया भैया डीपीएसपी। चलिए देखिए, बिल्कुल देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लोकल दाकड़ जी, लोवंशी जी, नीतू जी, वर्मा जी, चौहान साहब, कमलेश जी, देखिए सभी को बिल्कुल उत्तर पता है, ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सटीक। अगला क्वेश्चन, समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, कहां पर किया गया? तो इसका नॉर्मल सा उत्तर हो जाएगा फ्रेंड 44, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 100% सटीक उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो कौन उत्तरदायी होता है, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है भैया, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, राज्यसभा को देश के नाम से जाना जाता है, तो राज्यसभा को किसके नाम से जाना जाता है? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखिए धाकड़ जी, महोबिया जी, सभी लोग उत्तर देने लगे हैं। जो लोग भी कह रहे हैं उच्च सदन के नाम से, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका बिल्कुल 100% सटीक उत्तर है, ठीक है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि भैया राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा का अगर कार्यकाल पूछे, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछे, तो राज्यसभा का कार्यकाल कोई कार्यकाल नहीं होता है राज्यसभा का, ठीक है। 0 ईयर कार्यकाल होता है राज्यसभा का, राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल होता है, ये ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के जो मेंबर्स होता है उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा चलती रहती है बस, ठीक है, लोग आते जाते रहते हैं और चलती रहती है। चलिए आगे बढ़े आते हैं, स्थगित की जाती है बस राज्यसभा, ठीक है। आगे बढ़े आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38वां, भारत का कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह, अगर आपको पता हो कि कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह, देखिए प्रतीक चिन्ह से भी पूछ लेता है कि कौन सी पार्टी का कौन सा प्रतीक चिन्ह है। चलिए बिल्कुल बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही स्टूडेंट, चलिए वर्मा जी, मुकेश जी, यहाँ पे सभी लोगों के धीरे धीरे उत्तर आ रहे हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे सभी के उत्तर आ रहे हैं भैया, बिल्कुल मक्के और हसिया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल 100% सटीक उत्तर है भैया, मक्के और हसिया। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी है? जब आपको पता है नेशनल इमरजेंसी लगी थी उसके बाद सत्ता में कौन आया था? सभी को पता है इसका उत्तर भी है, जनता पार्टी आई थी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 40वां, पश्चिम बंगाल में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है? तो भैया किसकी सरकार है पश्चिम बंगाल में? हुडी बाबा, सबको पता है, अभी बिल्कुल माहौल बना हुआ था यहाँ पे मोदी जी और किसके बीच में? ममता बनर्जी के बीच में, ठीक है, ममता बनर्जी के बीच में, दीदी के बीच में और मोदी जी के बीच में, तृणमूल कांग्रेस। तो भैया ममता दीदी कहाँ की है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 41वां, सूर्य के सबसे अधिक निकट और सबसे दूर वाले ग्रहों के नाम बताइए। तो सबसे निकट और सबसे दूर ग्रह वालों के आपको सभी को पता है, पूरे सौर मंडल का, आपको पूरे सौर मंडल के क्वेश्चंस, ठीक है, सौर मंडल के क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं आप लोगों को, बिल्कुल याद होना चाहिए कौन से प्लेनेट के बाद कौन आता है, बुध और वरुण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 100% सटीक उत्तर है। चलिए यहाँ पे देखिए नीतू जी, संगीता जी, बिल्कुल देखिए सभी स्टूडेंट्स हमारे फॉर्म में लगे हुए हैं, बिल्कुल एक से बढ़ के एक,
ठीक है, देखिए आप लोगों को इतना पता है तो सोचिए 12 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, 12 लाख में फाइट करना है आप लोगों को, और सीट कितनी है, केवल 4000। तो समझ पा रहे हैं आप लोग कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़। जब आप लोगों के आपस में इतने एक से बढ़ के एक स्टूडेंट है, तो 12 लाख स्टूडेंट में तो एक क्रीम एक से बढ़ के एक स्टूडेंट होंगे, इसलिए ज्यादा मेहनत करिए, जितना हो सके बस पढ़िए। ठीक है, पढ़िए, बस जितना हो सके उतना पढ़िए। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 42, चंद्र ग्रहण किस दिन होता है। एक बात का आपको ध्यान रखना है बकायदा कि भैया बस पढ़ते रहना है। देखिए अब 24 घंटे होते तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 24 घंटे पढ़ते रहना है, ठीक है, भले आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, बट आपको रहना 24 घंटे पढ़ाई के माहौल में ही है। ठीक है, ध्यान रखना है, 24 घंटे पढ़ना नहीं है, बस 24 घंटे पढ़ाई के माहौल में रहना है। ऐसा नहीं कि आज 6 घंटे पढ़ लिया और 2 घंटे बस मूवी लगा के देख ली, नहीं तो कोई प्रैंक वीडियो देख लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, माहौल में 24 घंटे रहना है। उसके लिए आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया गया है कि आप लोगों का माहौल में, पढ़ाई में माहौल बना रहे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, वहां डिस्कशन ग्रुप पे काफी सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स आपस में अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो वो आप ही लोगों के लिए है। बस देखिए 24 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, 24 घंटे पढ़ाई के माहौल में रहना जरूरी है। इससे क्या होगा कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है आपसे दूर रहेगी, आपको मोह माया से कोई मतलब नहीं है, किसके पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, आपको बस कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि अब डेट आ चुकी है, आपको पता लग गया अक्टूबर नवंबर में लगभग आपका एग्जाम है, तो आपको पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे करना है बस। और फोकस कैसे होगा, जब पूरे टाइम हम लोग पढ़ाई के माहौल में रहेंगे। पढ़ना पूरे टाइम नहीं है, पर पढ़ाई के माहौल में पूरे टाइम रहना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल देखिए यहाँ पे सभी लोग बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बिल्कुल देखिए जो लोग भी कह रहे सर केवल पूर्णिमा को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है, तो पूर्णिमा के दिन लगता है। अगला क्वेश्चन 43, चंद्रमा पृथ्वी की एक चक्कर कितने दिन में लगाता है। हलवा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी 27.3 दिन। ठीक है, लगभग ऑप्शन सी बिल्कुल 100% उत्तर है। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 36 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये वाला, आप सभी ने देखा होगा, वेट पूछ रहा है। ठीक है, वेट पूछ रहा है आप लोगों से कि अगर भैया पृथ्वी पे 36 किलो है तो भैया चांद पे कितना होगा। ठीक है, चंद्रमा पे कितना होगा। सबको पता है कि जितना वेट रहता है वो चंद्रमा पे जाके 1/6 हो जाता है, साइंस में आपने पढ़ा होगा। तो 36 है तो 36 का 1/6 कितना हो जाएगा, 36 है तो चांद पे जाके ये कितना हो जाएगा 6, तो 6 किलोग्राम बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% उत्तर है। अगला क्वेश्चन 45, टाइटन नामक उपग्रह किस ग्रह का है। बताइए, ये क्वेश्चन आपसे इजी पूछे जाते हैं, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, दम नहीं है, प्रीवियस ईयर के पेपर है सभी, और यही आपसे पूछ जाएंगे, कुछ नया नहीं बना देगा व्यापम। देखिए ध्यान रखिए, व्यापम का टाइम नहीं होता, मैं कई बार बता चुका हूँ, क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है आपका, क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है, क्वेश्चन बैंक होता है करीबन। ठीक है, 20 से 25 हजार क्वेश्चन का एक बैंक होता है, वही क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में उछल के क्वेश्चन आते हैं। किसी को नहीं पता होता है कि कौन सी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन जाएगा, उसके बाद ही तो अगर पता होता कौन सी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस ही नहीं होती। ठीक है, अगर आपको वैसे सबको किसी को भी पता होता कि ये शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन जाएगा तो कभी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, उनके पास एक फंक्शन है क्वेश्चन बैंक है, जिससे वो अपने आप क्वेश्चन जाते हैं, जिससे उनको खुद को नहीं पता होता कौन सी शिफ्ट में कौन सा पेपर जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो लोग भी कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे काफी स्टूडेंट के उत्तर आने लगे हैं भैया। शनि, टाइटन नामक उपग्रह किस ग्रह का है, तो भैया ऑप्शन नंबर बी शनि इसका बिल्कुल 100% उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 46, भौर का तारा मतलब सुबह का तारा या सांझा का तारा मतलब शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन, सदाबहार क्वेश्चन है। किसको कहा जाता है भैया, शुक्र को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल 100% उत्तर है। ठीक है, शुक्र को आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 47वां, वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो कितने ग्रह हैं भैया सौर मंडल में, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। चलिए सौर मंडल में बिल्कुल देखिए यहाँ पे उत्तर आने लगे हैं फटाफट। क्या बात है, मैं क्वेश्चन रीड नहीं करता हूं, आप लोग के उत्तर आने लग जाते हैं यहाँ पर। चलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे सभी लोग बता रहे हैं कितने ग्रह हैं। ठीक है, कितने ग्रह हैं भैया सौर मंडल में,
बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सभी को पता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है भैया, बुध है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। ठीक है, मरकरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरकरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने 49वां, वह कौन से ग्रह हैं जिसके चारों ओर वलय है? बताइए, चारों ओर वलय है, वो कौन सा ग्रह है? बिल्कुल शनि और अरुण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 100% उत्तर है, पृथ्वी की बहन। बताइए, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को यहां तक देख ले, थैंक यू।